Hi guys, my name is Vedant and we are the artist and we are from the Paradise Homes. हमारा ये YouTube चैनल स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस है इट्स ओनली अबाउट अवेयरनेस। हम यहाँ पे आपको कुछ भी सेल आउट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अपने तरीके से खुद समझदार बनिए, खुद अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि हमने करीबन हमें 10 साल हो चुके हैं मार्केट में घूमते हुए। यस हम 10 साल से इसी मार्केट में हमने जब इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम देखी है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या वो किन दिक्कतों से निकल रहे हैं, तो हमारा जो मेन पर्पस है वो स्टार्टिंग का यही है कि आप खुद से अवेयर हो जाइए ताकि आपको कल को वो दिक्कतें ना फेस करनी पड़े जो ऑलरेडी लोग मार्केट में फेस कर रहे हैं। बेसिकली हमारा चैनल भी इसी है कि क्लाइंट्स को खुद नॉलेज गेन करें हमारे चैनल पे थ्रू, और उसके बाद वो खुद से खुद के माइंड ऑफ स्टेट से इन्वेस्टमेंट करें, ना कि कोई चैनल पार्टनर या कोई ब्रोकर आके उनके माइंड को बिल्कुल, क्योंकि बताए कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई आपको यह बोले कि आप किसी की बातों में ना जाइए। हमारा मेन फोकस ये है कि आप किसी की बातों में ना आए और आपको ये बताओ कि हमें लेना क्या है और आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होगा। कल को बहुत से कस्टमर, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोई कस्टमर है जिसका नाम करण है, वो मार्केट में घूम रहा था 1 करोड़ रुपए लेके कि मुझे घर लेना है, लेकिन उसको कहता वरना टकराया जैसे उसको सपने दिखाया फिर सारा अपना दुकान 1 करोड़ की, महीने आपको 1 लाख रुपए आ जाएंगे, उससे आप अपने घर का रेंट भरते रहना। उस बेचारे इंसान ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी दुकान में। अब ना वहां पे ब्रांड आया, ना वहां पे बतौर आया, कहाँ उसने घर लेना था, कहाँ उसने दुकान लेनी। बेसिकली हम कस्टमर्स को ये बताएंगे कि आप एंट्री कर रहे हो, आपके पास एंट्री पॉइंट है। हम बताएंगे एग्जिट पॉइंट कि आप पहले एंट्री पॉइंट पे टाइम है, एग्जिट पॉइंट देख लो। हम कैलकुलेशन बताएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो एनसीआर दिल्ली एनसीआर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, चाहे वो जयपुर मेट्रो सिटी हो या कोई भी मेट्रो सिटी हो, वहाँ की कैलकुलेशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की क्या रेट्स आएंगे, इस हिसाब से रेट की ग्रोथ होंगे, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, क्या आरओआई आएगा, ये सारी चीजें हम अपने वीडियोज में बताएंगे ताकि क्लाइंट खुद से इन्वेस्टमेंट कर सके, खुद से एंड यूज के लिए किसी भी चीजों पे वो न करे। हमारा बस मेन मोटिव ये है कि आप अपने आप में इतने सेल्फ अवेयर हो जाओ कि आप अपने आप पे इतने चेंजेबल हो जाओ कि आपको कल को आप सही और गलत का फैसला कर पाओ कि मुझे इस डिसीजन में आगे जाना है या नहीं जाना। कल को 3-4 साल बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि मुझे वो नहीं लेना चाहिए था। बहुत से लोगों को होता है कि वहां पैसा नहीं लगाना चाहिए था, वो नहीं लेना चाहिए था, तो आपके साथ ये दिक्कत रहा है। बिल्कुल, और हम ये चैनल सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करो, ना कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट करें। तो आखिर जी आजकल बहुत सी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे रियल एस्टेट में, तो आई गेस एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर अवेयरनेस टाइप की हो कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली ये अभी जो प्रॉब्लम आएंगे, जो रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम है, जो क्लाइंट हमसे मिलते हैं, जो हमें बताते हैं, तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, कमर्शियल उठाया या रेजिडेंशियल उठाया, उन्होंने लिया, उसके बाद जिसने उन्हें सेल आउट किया फोन उठाना बंद कर देता है। ये तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि जब एक क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है, जब वो अपना पैसा वापस मांग रहा है मार्केट से, तो एक होता है मार्केट में पैसा डालते हैं, आप उसको ग्रो करने के लिए छोड़ते हो 3-4 साल के लिए, उसके बाद आप एक एक्सपेक्ट करते हो मार्केट आपको वो ग्रोथ दे और आप वो पैसा वापस निकाल पाओ। ये हर जगह है, ये म्यूचुअल फंड्स में है, ये स्टॉक मार्केट में है, ये रियल एस्टेट में, हम जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम इन्वेस्ट करते हैं, ये हर जगह है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी बताना चाहूंगा। प्रॉब्लम आप कहाँ से होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई भी कंपनी ओपन होती है, वो ओपन हो गई, उसने 10 एम्प्लॉय हायर की, ठीक है, उनको बोल दिया कि आपको इस सैलरी पे रखा हुआ है 15,000 20,000, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कंपनी जाती है मार्केट में कमाने, समझ रहे, देसी भाषा में होगा कि कमाने जाती है। वो जाती है एक ऐसे बिल्डर के पास, एक ऐसे प्रोजेक्ट उठाती है जिसमें पैसे ज्यादा बन रहे,
वहाँ पे आपका पैसे ज्यादा हो, आपका लालच, कागज। क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस को तो मेंटेन करना है, साथ में उन्हें अपने घर बहुत ज्यादा लेके जाना है। हाँ, ये तो। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है क्लाइंट, और वो ऐसे प्रोजेक्ट उठाते हैं और फिर उन एम्प्लॉय को देते हैं टारगेट कि आपको सेल आउट करना है, क्योंकि आपको सैलरी जस्टिफाई करनी है हाँ, एंड इंसेंटिव। अब वो एम्प्लॉय क्या करते हैं कि उसी प्रोजेक्ट को बताते हैं क्लाइंट को, अच्छा 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 सर यही प्रोजेक्ट अच्छा है, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं। जी सर। और ये तो मेरे ही प्रॉब्लम है। कि कहीं भी जाओगे कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ वही प्रोजेक्ट अच्छा है। क्लाइंट किसी न किसी के कहने पे ले लेते हैं, वो गए, उन्होंने परचेज किया, उन्होंने उस टाइम पे एग्जिट प्लान नहीं सोचा, उन्होंने एग्जिट प्लान सोच लिया क्योंकि उनके पास पैसे हैं, पैसे लगा दिए, एग्जिट प्लान किसकानी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो फोन करते हैं कि भाई साहब मेरे पेपर्स बनवा दो। क्लाइंट फोन करता है कि मेरे पेपर्स बनवा दो, कोई जवाब नहीं आता, वो बोलते सर पेपर बन जाएगा। तो अब बन जाएगा सर, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, कुछ पता नहीं होता। और ऐसे ही करके क्लाइंट को 3 से 4 महीने लग जाते हैं पेपर बनवाने में, क्योंकि उन्होंने तो पैसे दे दिए, परचेज कर लिया। पेपर बनवाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेपर बनवाते वक्त में वो एजेंट फोन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे क्लाइंट के पीछे पड़े हुए हैं कि दूसरे क्लाइंट को सेल आउट करना है। मतलब कि सबसे, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका सेल्स। सेल्स होगी आपकी। आफ्टर सेल्स सर सर्विस ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि कल को क्लाइंट फोन करके मुझे परेशान कर सकते हैं। मैंने क्लाइंट को बोल दिया, बोलने आज जाहिर सी बात है मुझे 10 रुपए मिलेगा तो मैं क्लाइंट को कुछ भी 10 बातें बोल सकता हूँ। सर मतलब 3 साल के बाद मैं ही सेल आउट करा दूंगा, मैं इसको ट्रिपल रेट में सेल आउट करा दूंगा, मैं इसे डबल रेट में सेल आउट कराऊंगा। इससे क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट की सुननी होती है अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो जिसके अंदर थोड़ा लालच हो, वो सुनने के बाद क्लाइंट चले जाता हूँ कि मुझे खरीदना है, और खरीदने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आती है। वो इसलिए फोन नहीं उठाते कि उनको पता है कि वो एम्प्लॉय 3 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी और कंपनी में स्विच करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है उस क्लाइंट से। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कोई भी प्रोजेक्ट उठा रहे हैं जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई चार्ट नहीं बना हुआ कि वहां पे क्या ग्रोथ है और क्या ग्रोथ आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ग्रोथ है, वहां के प्रॉपर्टी की क्या रेट है, वहां के प्लॉट्स की क्या रेट है, वहां के प्लॉट्स क्या ग्रोथ करेंगे, वहां के फ्लैट्स क्या ग्रोथ करेंगे, वहां के पेंट हाउस क्या ग्रोथ करेंगे, या फिर वहां का कमर्शियल किस हिसाब से ग्रोथ करेगा, कोई चार्ट पेपर या कुछ भी नहीं है। कोई और मतलब आपके अकॉर्डिंग लेआउट ही नहीं बना हुआ, कोई लेआउट नहीं बना, कोई मतलब एक ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड ही ग्राउंड ही नहीं। ग्राउंड ही नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है, किसी ग्राउंड कोई ग्राउंड नहीं। उन्होंने 4 चीजें याद करनी है, जो जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट सेल आउट कर रहे हैं उसकी 4 बातें याद करेंगे, वो क्लाइंट को सुनाएंगे, वो झूठी वो सच्ची उससे कोई मतलब नहीं है, उनके कैलकुलेशन झूठे हो सच्चे हो कोई मतलब नहीं है, वो 4 बातें बता के क्लाइंट को सेल आउट कर रहे हैं। फिर क्लाइंट कहते हैं कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं। मैं तो उनसे अपने क्लाइंटों से कहता हूँ सर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रियल एस्टेट से अपना बेस बना लिया सर। आज जितनी भी बड़ी कंपनी उठाते हो सर, आप टाटा उठा लो, रिलायंस उठा लो, या सारा कोई भी कंपनी उठा लो, वो रियल एस्टेट में है। महिंद्रा उठा लो, रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में सही जगह पे लगाने वाले ने आज कमाया है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल है, जिन्होंने प्लॉट रखा था, पहले खरीद के प्लॉट रखा था, चाहे वो डीलर फेज 1 में हो, फेज 2 में हो, फेज 3 में हो, कहीं पे भी हो प्लॉट, चाहे वो गुड़गांव के किसी भी कोने में हो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉट हो, आज वो कमाते बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे प्लॉट उठा लिया था। उस टाइम पे कमर्शियल का ये सेगमेंट का सिस्टम नहीं था, रेजिडेंशियल का उतना सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने प्लॉट पे लगा दिया था। उस टाइम पे मतलब रियल एस्टेट में इतनी तरह की चैनल पार्टनर्स नहीं आए थे, ये सारी चीजें नहीं थी, इस वजह से उन्होंने लगाया और कमाया। आज क्या है, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट, बिल्डर का प्रोजेक्ट उठाती है, उसको बस सेल आउट करना है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, मोटे पैसे चाहिए। उन पे क्या करना है, क्लाइंट के सामने कुछ भी दिखाना है, वो ऑफिस को लाएंगे, आपको 4 ऐसी चीजें दिखाएंगे, 4 ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको लगेगा हाँ अब तो मेरा पैसा डबल होने वाला है। आप लगाओगे, पैसे लगा दे तो विदाउट एग्जिट पॉइंट कहानी शुरू होती है पैसा लगाने के बाद। असली कहानी शुरू होती है पैसा लगाने के बाद। वो बोलते हैं कि मैं रीसेल करा दूंगा, हमारी टीम है, हम रीसेल करा नहीं देते।
मतलब ये तो वही वाली बात है ना, कुल मिला के ऑफिस में 10 लोग बैठे हैं और बोलने के लिए 50 बंदे ही सेल कर रहे हैं उनकी। नहीं होता सर, यही हो रहा है पीरियड में। नहीं होता सर। नीचे सही बात है। वो फोन उठाना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पैसे कमा लिए, उनकी जेब में पैसे आ गए, अब वो उस प्रोजेक्ट को सेल आउट ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये चैनल इसलिए बनाना चाहता हूँ, क्लाइंटों को चीजों के बारे में पता चले, क्लाइंट खुद से चीजों के बारे में जान सके। और हम आपको जितना और हम ज्यादा आपको ये नहीं करें कि आप हमसे परचेज करो या अभी हम बस यहाँ पे एक अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस बता रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन, ताकि आप रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करने जाओ आप खुद के माइंड से इन्वेस्ट करो, ना कि सामने किसी वाले के बोलने से। राइट। है ना। नहीं तो वो आपको कंट्रोल करेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आप खरीद रहे हो तब तक आप उसको कंट्रोल करते हो या फिर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो भी दिखावा होता है। बट आफ्टर सेल्स जैसे ही पैसे देते हो वो आपको कंट्रोल करता है, ये फैक्ट मैंने क्या देखा है, ये मैंने बहुत देखा है एज ए इन्वेस्टर, मैंने ये देखा है पैसे देने के पहले की कहानी कुछ और होती है बिल्कुल। और पेमेंट करने के बाद की कहानी बहुत अलग है। सर सर्विस इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने वैसा प्रोजेक्ट सेल ही नहीं किया, जो प्रोजेक्ट जिसमें जो एप्रिसिएशन बोला था वो आएगा ही नहीं, तो मैं फोन क्यों उठाऊंगा। जब मैंने बोला है कि 10 की चीज 20 होगी और वो नहीं होना, 10 का क्या पता 8 हो जाए, तो मैं फोन क्यों उठाऊंगा। क्लाइंट का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, अब क्लाइंट किसको फोन करेगा। अब क्लाइंट क्या करेगा कि किसी नए पार्टनर के चैनल पार्टनर को फोन करता है और वो चैनल पार्टनर कहेगा आपने मुझसे लिया था क्या। सॉरी, वो ये बंदा अपने को ब्लेम क्यों लेगा। कोई सबसे बड़ी बात ये है। कोई पर्सन नहीं लेगा कि उसको सेल आउट करने जाए, वो आपकी बात सुन लेगा, वो आपका फोन रख दे, वो फोन बात करके फोन रख देगी कि मैं आपको बताऊंगा, कोई फोन नहीं आता। आप फंस जाते हो सही से, फिर आप कहते हो रियल एस्टेट नहीं ले सकते। समझ के रियल एस्टेट में समझ के और सभी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी आपका पैसा माइनस नहीं जाता। एक काम करते हैं, एक बार एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रॉपर्टी से कितनी तरह की रखूँ। जी वो सर, तो पहले बताओ, पहले हम तो पहले जिसको पता है हम उनके लिए नहीं बता रही है, जिन्हें नहीं पता ये बस उनके लिए है। तो बेसिकली क्या है कि रियल एस्टेट के बारे में हमें जानना होगा, रियल एस्टेट है क्या। रियल एस्टेट अभी जो हमें पता है कि रेरा वर्क कर रही है रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे इंश्योरेंस में सेबी काम करते हैं, बैंक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं बैंक्स को, वैसे रियल एस्टेट में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रियल एस्टेट को रेगुलेट कर रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट कर रही है, वो अथॉरिटी बनाई है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था पहले 2013 में, 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद जो ये हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये अगर बात करें रेरा की, तो ये 26 मार्च 2016 को पास हुआ था और 2017 से इम्प्लीमेंट 2017 में 2017 से इम्प्लीमेंट स्टार्ट हुआ था हर जगह पे। जो इवन हरियाणा में, अगर एनसीआर की बात करूँ हरियाणा के अंदर, तो वो 2017 में हुआ था, 1 मई 2017 को हुआ था। और इसका जो पोर्टल था वो 2018 में लेके आए थे। 2018 में इसका पोर्टल आ चुका था जिसके थ्रू मतलब जिसमें हर एक प्रॉपर्टी का लिस्टेड होना जरूरी था। ठीक है, तो रियल एस्टेट रेगुलेट कैसे करती थी किसी भी बिजनेस को या किसी भी प्रोजेक्ट को रेगुलेट कैसे करती है, इससे 2013 से पहले क्या था, 2013 न्यू कैन तो 2017 बेसिकली 2016-17 से पहले क्या था कि कोई भी प्रोजेक्ट आता था, बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस प्रोजेक्ट के पैसे अपने अकाउंट में लिए, उसके बाद उस अकाउंट के अपने अकाउंट के पैसे से एक दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। वो प्रोजेक्ट अभी बन ही रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अब उसके पैसे लिए उस दूसरे प्रोजेक्ट को बनाया, फिर उस दूसरे प्रोजेक्ट को आधा बनाया, फिर उसके बाद तीसरे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, फिर तीसरे प्रोजेक्ट के पैसे लिए। इस तरीके से करके क्या होता था, ना पहला प्रोजेक्ट पास बन पाता था, दूसरा प्रोजेक्ट बन पाता, तीसरा प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी लोगों की कि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को देखा कि ये प्रॉब्लम तो आ रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रेरा नाम की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये काम कैसे करता है। रेरा तो बता दिया, रेरा तो आ गया एक अथॉरिटी है, हाँ ठीक है, लेकिन काम कैसे करता है, कैसे काम करेगा कि बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा करना। सर बेसिकली क्या है कि आप जो भी पैसे देते हो, आपने एक प्रोजेक्ट खरीदने जाना है, प्रोजेक्ट में शॉर्टकट नहीं है, आपको जाके इधर खरीदना है, आप देते हो वो पैसे रेरा के अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट को देते हो, जिसमें बिल्डर और वो रेरा का इंक्लूडेड अकाउंट होता है। ठीक है, रेरा और बिल्डर दोनों का मर्ज अकाउंट होता है।
जिसके अंदर बिल्डर कभी भी पैसे निकाल नहीं सकता जब तक रेरा का अप्रूवल ना हो। आपने पैसे दिए, प्रोजेक्ट के 100% पैसे आ गए, ठीक है, प्रोजेक्ट के 100% पैसे आपने ले दिए, प्रोजेक्ट लिख दिया, अब प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब रेरा क्या करेंगे कि जैसे ही 10% प्रोजेक्ट रेडी होगा, रेरा के पर्सन आएंगे, वो देखेंगे कि हाँ प्रोजेक्ट 10% जिस हिसाब से इन्होंने लेआउट दिया था हमें उस हिसाब से बनाया है, वो अप्रूव करेंगे, 10% प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, 10% पेमेंट वो रिलीज कर देंगे। वैसे ही 20% पेमेंट होगी तो 20% पेमेंट रिलीज कर देंगे चेक करने के बाद। अब होता क्या है, 1% ऐसा भी लेके चलते हैं, ये प्रोसेस समझा रहा हूँ कि रेरा काम कैसे लगेगी। 60% बनाया बिल्डर ने और भाग गया, या फिर वो बनाना ही नहीं चाहता, तो उस टाइम पे रेरा क्या करेगी, पहली बात उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है, हर बिल्डर का अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है रेरा के पास, उसको ब्लॉक कर देगी, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उनके जो फंड्स अकाउंट में पड़े वो सब फ्रीज है। फ्रीज। और आगे वो कोई भी काम करेंगे वो रेरा से पास नहीं होंगे कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर आप बिल्डर कहता है कि मुझसे लेट हो रहा है या मैं लेट करता हूँ, तो लेट करने पे क्या है कि आपको एक परसेंटेज होता है, परसेंटेज अमाउंट में 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, वो पेनल्टी पे करनी होती है रेरा को, प्लस क्लाइंट को जिनको आपने शॉप या रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी दिया है उनको पे करना पड़ता है, क्लाइंट को भी पे करना पड़ेगा और क्या कहते हैं रेरा को भी पे करना पड़ेगा। और 1% मान लेते हैं इन सारे सिनेरियो के बाद भी बिल्डर भाग गया और वो चला ही गया, रेरा ने 60% पेमेंट दी थी, रिलीज किया था, 60% कंस्ट्रक्शन किया बिल्डर ने, 40% अमाउंट जो रेरा के पास पड़ा हुआ है वो 40% अमाउंट जाहिर सी बात, तो वो रिलेटिव तो वो बिल्डर रिलेटिव तो है नहीं रेरा का। रेरा क्या करता है, वो किसी और बिल्डर को हायर करता है और उन्हें 40% अमाउंट देके वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है और वो 40% अमाउंट से वो 40% प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। ये रेरा के काम करने के कंडीशन है। बेसिकली रेरा आने के बाद से अभी तक ना कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और जो भी प्रोजेक्ट दिए हुए हैं वो अपने पेनल्टी फ्लो कर रहे हैं अभी तक, और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जो पहले के प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर नहीं थे वो उनके साथ ऐसा हो रहा है, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा 16 और इसका फायदा ये भी हुआ कि जो प्रोजेक्ट होते हुए थे लास्ट में वो भी डिलीवर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, तो पहले बिल्डर क्या था, दिखाता कुछ और था, बिल्कुल बनाता कुछ और था, दिखाता कुछ और था, और प्रोजेक्ट सारे अधूरे रहते थे क्योंकि वो अपने अकाउंट के अंदर पैसे देते थे, अपनी जेब के अंदर पैसे, कुछ पैसों से दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, प्रोजेक्ट के पैसों से तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ऐसे ही जमीनें खरीद के वो लंबा चेन बना देते थे, बनता नहीं। आज रेरा ने ये कर दिया, आज बिल्डर के साथ ये है, बिल्डर 6 महीने पहले ही बना के डिलीवर कर देंगे, 1 साल पहले ही बना के डिलीवर कर देंगे कि उन्हें पेनल्टी ना भरना पड़े, नहीं तो उनका जो बेनिफिट है ना वो पेनल्टी में चला जाएगा। तो वो 6 महीने 1 साल पहले ही बना के दे रहे हैं। ये बिल्डर्स के साथ आज रियल एस्टेट में। तो आज क्लाइंट ये नहीं कह सकते कि मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था या प्रोजेक्ट लिया था, एक प्रोजेक्ट में एडलीज के लिए लिया था और वो बन नहीं रहा। ये सिनेरियो कहीं नहीं सकता, बनना तो नहीं, बनना है जैसे बताया था वैसे बनना है, जो लेआउट दिया उसी लेआउट से बनना है। ये प्रॉब्लम ये है, हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उस प्रोजेक्ट में क्या ग्रोथ आएगा, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, क्या आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये। पहले जो प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, अब बननी तो है, अब ये है कि प्रॉपर्टी चलेगी या नहीं चलेगी। अब जो मेन बात, अगर हम इस बात की बात करें तो वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी को चलाने का तरीका है। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे रियल एस्टेट की बात करें तो ये रियल एस्टेट की कंपनी थी जो रेरा आने के बाद चेंज हुई। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट में पास में जाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि पहले जैसे प्रॉपर्टी बनती थी वो सेम नहीं बनती थी, कि दिखाया कुछ और, बनाया कुछ और, लेआउट चेंज कर दिया, उसका फसाद चेंज कर दिया। सबसे बड़ी बात आज वो चीज बनती एग्जैक्टली वही है। सबसे बड़ी बात ये है, एक्चुअली है क्या सर इसमें कि पहले क्या था, कोई गार्जियन नहीं था। अगर आपके पास क्या है कि कोई गार्जियन नहीं हो और आपको काम करने के लिए कह दिया, आप अपनी मनमर्जी कर लो, आप अपनी मनमर्जी कर लो, करोगी नहीं, और थोड़े टाइम नहीं करोगे, थोड़े टाइम में ऐसा काम कर दोगे कि हाँ बस बन गया, हाँ बस हो गया बन गया, ले लो।
आज क्या है, गार्जियन बैठा हुआ है, उनको पता है कि अगर मैंने नहीं बनाया या लेट कर दिया तो मुझे पेनल्टी क्लॉज भरने पड़ेंगे। क्योंकि आज बिल्डर्स के ऊपर एक गवर्नमेंट बॉडी बैठी है, गवर्नमेंट बॉडी वो हर चीज का सर्वे, वो हर चीज को सर्वेलेंस में लेके आ रहे हैं। सर, आज आप आंख बंद करके जाके बैंक में पैसे पे कैसे जमा कराओगे? सर आरबीआई, क्योंकि उनके पीछे गार्जियन बैठा हुआ है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, तो उनको सारे नॉर्म्स आरबीआई के पूरे करने पड़ते हैं। आज आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाके कैसे जाके डायरेक्टली आप जाते हो और अपनी लाइफ इंश्योरेंस आप स्टॉक मार्केट देखो, आज पूरा इंडिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें पता है वहां से भी बैठा है, वहीं तक नहीं है। सी बात नहीं। आज रियल एस्टेट के ऊपर रेडा बैठा हुआ है, लेकिन हाँ, रेडा इन चीजों के लिए कुछ भी नहीं करता, वो चीजें बना के देने के लिए, डिलीवर करने के लिए बोलता है, बट ऐसा नहीं करता कि आपने चीज ली तो वो डबल हो जाएगा। इन चीजों की गारंटी रेडा नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, उसकी फीचर्स, उसमें क्या क्या आएगा, वो रह रहा था डिपार्टमेंट है। सर, सबसे बड़ी बात कि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन डिपेंड करता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सबसे कैपिटल एप्रिसिएशन को पार्ट्स में बांटे ना करें, पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो जो 40 to 45% जो डिपेंड करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आसपास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। उसके बाद जो रेस्ट 20% डिपेंड करता है वो आसपास की लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर बात करें 15% डिपेंड करता है कि उस दुकान, उस मॉल का या फिर उस रेजिडेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी रेस्ट ऑफ डिपेंड करता है कि आपके शॉप्स की, कॉन्सेप्ट और रीजन, आपके कमर्शियल शॉप्स की या फिर आपके रेजिडेंशियल जो भी आप फ्लैट ले रहे हो, प्लॉट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, उसकी लोकेशन क्या है। ये सारा सिनेरियो। अब एक बार बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सर, क्योंकि बहुतों को ये तो पता नहीं कि प्रॉपर्टी है क्या, लेकिन उन्हें टाइप से पता आज भी। अगर हम इसको एक बार तरीके में बात करते हैं कि जितनी तरह की प्रॉपर्टी जितनी है और वो किन कैटेगरीज में आती है। बिल्कुल। अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूँ, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में हमारे आते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, बट जो हमारे मोस्टली क्लाइंट होते हैं वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल के होते हैं। तो आज हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे बात करते हैं कि रेजिडेंशियल क्या होता है और कमर्शियल क्या होता है। रेजिडेंशियल में जाते हैं, हमारे पास रेजिडेंशियल पहला आ जाता है प्लॉट्स। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट्स में क्या कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लॉट्स में क्या होता है हमारा आरओआई नहीं होता। मेनली प्लॉट्स के अंदर हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल गेन क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन पे ही डिपेंड होता है प्लॉट्स की। तो प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, बट डिपेंड करता है कि आपने लगाया क्या है और उस प्लॉट के लगाने के बाद आपका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना मिला है। एक सिनेरियो समझो, आप 10 रुपए लगाते हो, अगर आपको उस पे कैपिटल गेन 1 रुपए का मिलता है, 11 रुपए मिलता है उस प्लॉट के ऊपर, तो इससे अच्छा नहीं लगाते प्लॉट। क्योंकि आपने 10 रुपए का अमाउंट लगाया और उसमें सिर्फ 1 रुपए मिला है, प्लॉट में लगाने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप जितना आरओआई से कमा सकते थे, या तो आप बैंक में एफडी कर देते हैं वो पैसे, वो आरओआई से कमा सकते थे। तो प्लॉट्स के बाद बात करते हैं, अगर प्लॉट्स की बात करें, प्लॉट्स के बाद आता है हमारा फ्लैट्स, 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK। तो ये सारी चीजें जो फ्लैट्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आप किस बिल्डिंग ले रहे हो, किस बिल्डर के कॉन्सेप्ट पे ले रहे हो और उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। रेजिडेंशियल का सबसे बड़ा मैटर क्या होता है कि उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन अच्छी है या बुरी, वही डिपेंड करता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट में। अगर कंस्ट्रक्शन बुरी होती है तो जाहिर सी बात है कोई भी क्लाइंट रीसेल नहीं होता, उसका सही रीसेल उसका सही नहीं होता। फ्लैट्स में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन। आज के टाइम पे बहुत सारे रेजिडेंशियल की बात करूं, वो अभी भी अपने सारा डिपेंड करता है फ्लैट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन, किस कंस्ट्रक्शन और जो बिल्डर बना के दे रहा है वो सही कंस्ट्रक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो फ्लैट्स आता है, फ्लैट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। और तो आप पहले ये बताओ कि कमर्शियल कितनी टाइप्स होता है। कमर्शियल मेनली मैं जो लोगों को बताना चाहूंगा, 4 टाइप के कमर्शियल यूनिट में। पहला होता है सोसाइटी कमर्शियल। जैसे आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हो, उस सोसाइटी के अंदर की जो शॉप्स होती है, उस सोसाइटी के शॉप्स को ही सोसाइटी का कमर्शियल कहते हैं। पहला टाइप ये होता है, सबसे पहला और बेसिक टाइप कमर्शियल का।
इसके अंदर जो अगर उसकी बात करूँ कि आसपास की जो भी क्राउड होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का होता है, फुटफॉल सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का होता है। और इसके अंदर जो एप्रिसिएशन होता है वो सोसाइटी के हिसाब से होता है, बहुत ज्यादा कम होता है इसके। ऑब्वियसली उसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर ही होता है। इससे जाहिर सी बात है, बाहर कुछ बाहर का पर्सन जाके उस सोसाइटी के अंदर कुछ खरीद नहीं सकते, वो सोसाइटी के लोग भी खरीदते हैं, तो सोसाइटी का कमर्शियल होता है पहला। लेकिन इसके अंदर अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जो मैंने रिसर्च पे और लोगों से बात की है, सोसाइटी के कमर्शियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आज ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी हो गई है कि लोग चाहते हैं कि उसका मिल जाए, वैरायटी मिल जाए, वो ऑनलाइन ही वैरायटी सर्च करते हैं, ऑनलाइन वैरायटी ज्यादा मिलती है उन्हें, क्योंकि कोई कमर्शियल सोसाइटी कमर्शियल कोई शॉप्स हैं वो इतनी वैरायटी रख नहीं सकते। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन हम बहुत सारी वैरायटी रख सकते हैं, तो वैरायटी मिल जाए तो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो सोसाइटी कमर्शियल में एक थोड़ा सा वो रिस्क होता है कि चलेगा ये थोड़ा सा रिस्क, मतलब मैं ये नहीं कहता कि चलेगा या नहीं चलेगा, वो चलना तो है, लेकिन उसकी जो पहले सेल थी वो कम हो गई। कम हो गई। ये नहीं कहता ना कि नहीं चलेगा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन यूज नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं, बिल्कुल है, बट ये है कि उसकी सेल्स पे असर पड़ता है। हाँ, ये बात आपकी बात। दूसरा आता है हमारा सेक्टर रोड का कमर्शियल या कॉलोनी का कमर्शियल, जो हमारे सेक्टर रोड सेक्टर्स के अंदर, जैसे अगर हम सेक्टर 49 की बात करें, सेक्टर 49 के अंदर कोई मॉल है, या फिर अगर बात करें किस कॉलोनी के अंदर कोई मॉल है, तो उसका जो कैचमेंट होता है वो होता है 5 किलोमीटर का, 5, और इसका जो फुटफॉल होता है, जो कैचमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के लोग। जैसे 49 है तो 48 के लोग, 49 है तो 50 के लोग, 51 के लोग, के आसपास के लोग भी जाते हैं। और इसका एप्रिसिएशन सोसाइटी से ज्यादा होता है, सोसाइटी की कमर्शियल से ज्यादा होता है, इसकी फुटफॉल भी सोसाइटी की कमर्शियल से ज्यादा होती है। उस हिसाब से ये सेक्टर रेंट की कमर्शियल भी ये बेसिकली हाई स्ट्रीट मार्केट होते हैं। बिल्कुल हाई स्ट्रीट मार्केट होते हैं, और इसके अंदर जो भी अगर बोर्ड की कैपिटल दे सकता हूँ वही की बात है, ये सोसाइटी से ज्यादा होता है। सही। तीसरा आता है हमारा हाईवे का कमर्शियल, जो कमर्शियल मॉल या फिर जो भी कमर्शियल होता है वो अगर हाईवे के ऊपर होता है, जैसे आज यहाँ पर लेते हैं एमबीएस मॉल का, वो कमर्शियल हाईवे पे कमर्शियल में आते हैं। इनका जो कैचमेंट होता है ये होता है 10 से 15 किलोमीटर, डिपेंड करता है, 15 से 20 किलोमीटर तक भी ये चलता है। एमबीएस मॉल में आज पूरा गाँव जाता है, मोटा मोटा बात करो तो से भी लोग आते हैं एमबीएस मॉल के अंदर। तो हाई कमर्शियल का जो कैचमेंट होता है, जो फुटफॉल होता है, ये सारा सोसाइटी से और अगर बात करें सेक्टर बोर्ड से, इन दोनों से ज्यादा होता है। इनका रेंटल रेटिंग भी इनसे ज्यादा होता है, आरओआई भी इनसे ज्यादा होती है, और इनका कैपिटल एप्रिसिएशन भी इन दोनों से ज्यादा होता है। तीसरा आता है हमारा कमर्शियल हाउस का कमर्शियल, जो सबसे ज्यादा मेन है और सबसे लास्ट वाला कमर्शियल है, जिसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई ब्लू बेल्ट पार्टी होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल ही होगा, वो कमर्शियल बेल्ट का कमर्शियल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दिल्ली के गाँव की बात करें तो हमारे गुड़गांव के अंदर सेक्टर 59 हो गया। दिल्ली के अंदर बात करें तो अपना खान मार्केट, सिवरी, कनॉट प्लेस, या फिर चांदनी चौक हो गया। इसका जो कैचमेंट होता है सर, इसका कैचमेंट वो डिपेंड करता है, वेरी करता है, या वो 20 से 25 किलोमीटर तक का कैचमेंट लेगा, या फिर वो ऑल ओवर इंडिया में ले सकता है। क्योंकि ऐसी जगहों का कोई कैचमेंट नहीं होता, कोई कैचमेंट नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। क्योंकि ऐसा बोले कि चांदनी चौक, जैसे अगर हम चांदनी चौक की बात करते हैं, अगर कोई केरला से आ रहा है तो वो भी वहां जाएगा, और कोई मुंबई से आ रहा है तो वो भी वहां जाएगा। तो वो बेसिकली ये जो एरियाज हैं ये चलते डिमांड सप्लाई है। बिल्कुल। अगर आपको किसी चीज की डिमांड है जो चांदनी चौक में पूरी होगी तो आपको वहां जाना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो वो कमर्शियल डिपेंड करता है, वो ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है, और वो 20 से 25 किलोमीटर का कैचमेंट लेता ही रहता है। तो इसकी जो फुटफॉल होती है, इसका कैचमेंट होता है, इसकी आरओआई होती है, ये सोसाइटी से, सेक्टर से, और या फिर अगर बात कॉलोनी से या और हाईवे कमर्शियल, इन तीनों से ज्यादा होता है। और इसके अंदर जो एप्रिसिएशन होता है वो इन प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन भी बाकी सबसे ज्यादा होता है, और इनका प्राइस भी ज्यादा होता है, जैसे तो ये हमारे पूरे रियल एस्टेट है, जिसको एक छोटे से पॉइंट में बताना पड़ेगा, और बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे पार्ट 2 में बताएंगे।
का अभी हम एक्चुअली हम एक सीक्वेंस में बनाएंगे, सीक्वेंस में बनाएंगे, ये हमारा पार्ट 1 था। जिसमें हम इन्वेस्टमेंट चार्ट भी बताएंगे, किस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस Right. लोकेलिटी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और हम अपने क्लाइंटों को किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चार्ट बना के इन्वेस्टमेंट कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, किसी भी मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम जाहिर सी बात है, हम ओपन में, हमारा ये सिनेरियो नहीं है कि आज आप आके मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया दिल्ली में, आप दिल्ली में ले लो। अगर आपका जो हार्ड एंड मनी है, अगर वो मुझे अलाउ करता है कि अगर मैं जयपुर जैसी मेट्रो सिटी जो यहाँ से 2 से 3 घंटों पे और फ्लाइट से जाते हो तो आधे घंटे के रास्ते पे है, अगर वहां पे जाके अगर आपके हार्ड एंड मनी को मैं अगर अच्छा से अच्छा प्रेसेशन दिला सकता हूँ,